नमस्ते बच्चों, और कैसे हो सभी? सब बढ़िया हो? तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर मैथ्स का, ठीक है, जिसका नाम क्या है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या यूजेस होते हैं वो हमको पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए, साइन कॉस टेन की। उसके बाद अगर तुमको ये वैल्यूज़ पता होंगी तो ये चैप्टर एकदम इजीली तुमसे बन जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है एक्सरसाइज में, 16 या 17 कुछ क्वेश्चंस होंगे और सिर्फ एक एक्सरसाइज ही पढ़नी है हमको। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा बेटा लॉन्ग में। और अगर हमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, उसका डायग्राम कैसे बनाना है, और उसके अंदर साइन या फिर कॉस या फिर टेन कब रखना है, उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी अलग अलग एंगल्स की, अगर इतनी चीज़ें तुमको आ गई समझ में तो उसके बाद चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा, बिल्कुल एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा तुमसे, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले इसकी कुछ 3-4 डेफिनेशंस होंगी, वो डेफिनेशन मैं तुमको बता देता हूँ किसका मतलब क्या होगा, है ना, समझना ज़रूरी है। एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए डेफिनेशन मोस्ट IMP है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी हुई है ये डेफिनेशंस। और तो इनकी डेफिनेशन में तुमको रीड कर दूंगा या लिखा दूंगा, तुम रीड कर लेना साथ में। और साथ में अगर इस वीडियो से तुमको एक्सरसाइज क्लियरली समझ में आ जाए, कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए, सम तुमसे बनने लगे, जो तुम चाहते थे इस वीडियो को लेके अगर वो चीज़ें तुमको मिल रही हैं सारी, तो चैनल को प्लीज़ बेटा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके और अपने बाकी फ्रेंड्सों में शेयर कर देना, ठीक है। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। सबसे पहले एक डेफिनेशन दिया हुआ है बुक के अंदर, टॉपिक दिया हुआ है उसका लाइन ऑफ साइट, है ना। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होगा समझना ध्यान से, तुम नोट कर लो, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ। लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। पेज नंबर 196 पे दिया हुआ है फिगर 9.1 के नीचे। मतलब लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होगा, अगर अपन अपनी आँखों से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन कहाँ तक जाएगी, अगर मैं कुछ ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो उस ऑब्जेक्ट से लेके, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस पॉइंट को मैं देख रहा हूँ उस पॉइंट से लेके मेरी आँखों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उसको बोलेंगे क्या, लाइन ऑफ साइट। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट लिखना एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मैं एक बार बोर्ड पे समझा देता हूँ, इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? व्हेन द पॉइंट वेव्ड is above the horizontal level, then the angle formed between horizontal line and the line of sight. Line of sight is called angle of elevation, ठीक है। क्या होगा डेफिनेशन, समझना ध्यान से। इसी से ये डेफिनेशन है, एलिवेशन का समझ में आ जाएगा, डिप्रेशन का एंगल तुम खुद से लिख दोगे। क्या बोला हुआ है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है समझ में आ गया था तुमको। अभी क्या बोला हुआ है इसके अंदर बेटा, व्हेन द पॉइंट व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर अपने को जो ऑब्जेक्ट को देखना है, जिसको सीन करना है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊंचाई पे कहीं रखा हुआ है, ठीक है। जो अपनी ज़मीन होगी, ठीक है, अर्थ से फ्लैट सरफेस से जहाँ अपन खड़े हैं वहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो किसी हाइट पे रखा हुआ है, तो देन द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट मतलब कि उस ऑब्जेक्ट की जब अपन सीन कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक पॉइंट से लेके जो लाइन आएगी हमारी आंखों के बीच, वो होगी लाइन ऑफ साइट। और हमारी आंखों से अगर अपन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया क्या?
बुक के अंदर सेम एग्जांपल दिया हुआ है तुमको पेज नंबर 196 पे, ठीक है। अगर कोई एक लड़की खड़ी हुई है वहाँ पे, अपन ड्रॉ कर देते हैं, समझ लेना बेटा, ठीक है। एक पतंग उड़ती हुई बताई है वहाँ पे और वो देख रही है ऐसे मुँह करके, मेरा पुतला तो सामने खड़ा हो गया, समझ लेना, सपोज कर लेना सीन कर रहे हैं अपन पतंग को, ठीक है। तो अपनी आँखों से लेके पतंग के एक पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन होगी वो होगी लाइन ऑफ साइट, और यहाँ से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन कर दूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन कर दूँ पैरेलल एकदम, तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया। सेम डेफिनेशन लिखना है तुमको एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, क्या बनेगी वहाँ पे डेफिनेशन, व्हेन द पॉइंट व्यूड इज, अभी एबव है, अब कहाँ होगा वो ऑब्जेक्ट, कहाँ रखा होगा, बिलो द, when the point viewed is below the horizontal level, then the angle formed between the horizontal line and the line of sight is called angle of depression। क्या होगा बेटा, अगर मैं कहीं ऊंचाई पे खड़ा होकर किसी नीचे रखी हुई ऑब्जेक्ट को सीन कर रहा हूँ तो क्या होगा, लाइन ऑफ साइट, मेरी आंखों से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट से एक बनने वाली स्ट्रेट लाइन से और जो हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया क्या। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में मैं कहीं ऊंचाई पे खड़ा हुआ हूँ और वहाँ से खड़े होके मुंह झुका के नीचे किसी रखी हुई ऑब्जेक्ट को सीन कर रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गए। मोस्ट एमपी डेफिनेशन है एमपी बोर्ड वालों के लिए, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके साथ में इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, रफ कर रहा हूँ डेफिनेशन, ठीक है, वीडियो को रोक के लिख लेना फटाफट। उसके साथ में ही इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है क्या, कि कुछ भी क्वेश्चंस दिए होंगे हमको, कि जैसे सपोज कर लेते हैं एक बिल्डिंग दी हुई है, उसकी हाइट दी हुई है, उससे बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे अपन खड़े होकर बिल्डिंग के टॉप को सीन कर रहे हैं, है ना, और बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, तो अपन बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़े हैं ये फाइंड करना है, या फिर कुछ भी ऐसी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले इन सारे फिगर्स के अंदर अपने को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी हम फिगर्स बनाएंगे वो सभी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड होंगे बेटा, ठीक है। ये बन गया ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर मैं बोलूँ तुमको कि अपने को कुछ परपेंडिकुलर की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 12 गिवन है, सपोज कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने को 12 गिवन है, और बोला हुआ है कि एक बनने वाला एंगल है जो वो दिया हुआ है, कुछ भी मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और बोला हुआ है कि तुमको बेस फाइंड करना है, इस ट्रायंगल के अंदर बेस निकालना है। तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर हमको गिवन है, बेस हमको फाइंड करना है। हमारे पास 3 रेशो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, होते तो और भी हैं 3, लेकिन साइन थीटा कितना बनता है, P/H। सिमिलर कॉस थीटा कितना बनता है बेटा, सेकंड क्या होगा हमारा, कॉस थीटा कितना बनता है, B/H, एंड थर्ड tan थीटा इज इक्वल कितना बनता है, P/B। यही बनता है, साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, एंड tan होता है P/B। ये तीनों की ही टेबल में से तुमको 0 से लेके 90 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो याद होनी चाहिए, और ये साथ में ये जो फॉर्मूले लिखे हुए ये याद होने चाहिए। उसके बाद एकदम इजी हो जाएगा बेटा चैप्टर। अभी क्या कर रहे थे अपन, परपेंडिकुलर गिवन था, बेस फाइंड करनी थी, एक एंगल दिया हुआ है, तो अपने को समझ में आ रहा है यहाँ से अगर मैं tan 30 रखूँगा तो tan 30 की मेरे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी, साथ में परपेंडिकुलर उन्हें ऑलरेडी गिवन है, और बेस में tan लगा के निकाल सकता हूँ। कैसे, अगर मैं रख दूँ tan 30 इज इक्वल कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना गिवन था वहाँ पर 12, और मेरे को बेस फाइंड करना था, बेस मतलब क्या, BC, ठीक है। देखो ध्यान से, tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3 इज इक्वल 12 डिवाइड बाई BC, मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से, तो BC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 इंटू √3। समझ में आया क्या, ठीक है, निकालना आ गया, क्लियर है यहाँ तक। सिमिलर अगर मेरे को हाइपोटेनियस गिवन होगा और बोला होगा बेस फाइंड करना है, तो मैं कौन सा एंगल लगाऊंगा, कॉस थीटा। सिमिलर अगर मेरे को परपेंडिकुलर गिवन होगा और बोला होगा बेस फाइंड करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, tan थीटा।
अगर हाइपोटेनियस गिवन है और बोला हुआ है परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो क्या लगाना है, साइन थीटा। और साइन कॉस टेन, इन तीनों एंगल्स के ऊपर पूरा चैप्टर अपना सिमट जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, क्या बोला हुआ है, अगर परपेंडिकुलर गिवन है हाइपोटेनियस फाइंड करना है या हाइपोटेनियस गिवन है परपेंडिकुलर फाइंड करना है, क्या लगाना है तुमको, साइन थीटा। अगर बेस गिवन है हाइपोटेनियस फाइंड करना है या फिर हाइपोटेनियस गिवन है बेस फाइंड करना है, क्या लगाना है, कॉस थीटा। अगर परपेंडिकुलर गिवन है बेस फाइंड करना है या फिर बेस गिवन है परपेंडिकुलर फाइंड करना है, क्या लगाना है तुमको, टैन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? और साथ में बच्चे क्या गलती करते हैं इस चैप्टर के अंदर, समझना एक और बात ध्यान से। हाँ, अगर अपने को कुछ वैल्यू दिया हुआ है, जैसे क्या समझाऊं, यहाँ रखा हुआ है अपने 1/√3 इज इक्वल 12 डिवाइड बाय BC, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है, जो वैल्यू या डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, अगर कुछ मल्टीप्लाई में होगा तो वो डिवाइड में उठ के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही करा था अपन ने, √3 डिवाइड में था तो वो 12 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया, BC डिवाइड में था उठ के इधर मल्टीप्लाई में चला गया। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम आगे, तो वहाँ पे अगर सपोज कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, एक्यूरेट वैल्यू लेके नहीं समझा रहा हूँ, बस मैं तुमको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि अगर कुछ वैल्यू दिया हुआ है 1/√3 इज इक्वल 12/BC प्लस 1/5 मान लेते हैं, या फिर कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। अब इस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को LCM लेके सॉल्व करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का LCM लेके सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद जब इधर भी एक फ्रैक्शन बन जाएगा और इधर भी कुछ एक वैल्यू बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के LCM लेके सॉल्व करने के बाद, मतलब इज इक्वल टू के पहले भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी अपॉन वाली, इज इक्वल टू के बाद भी अपॉन वाली एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, बस इतना याद रखना है। अगर ये सारी चीज़ें तुमको क्लियरली समझ में आ गई, उसके बाद चैप्टर एकदम बिल्कुल मक्खन के जैसा समझ में आएगा। ठीक है, और अगर ये इस चैप्टर से तुमको कुछ सीखने को मिले बेटा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तीनों कर देना, है ना। हाँ, और इस चैप्टर के ऊपर अपन कोशिश करेंगे कि 2 से 2 वीडियो में ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाए। तो अभी इस वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो आगे देखते जाना तुम। चलो नोट डाउन कर लो यहाँ तक। ठीक है बेटा, तो अपन ने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्लेशन, ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, ये सभी अपन ने पढ़ लिया है। MP बोर्ड के लिए इसकी डेफिनेशन मोस्ट IMP है, बहुत बार MP बोर्ड के पेपर जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर एग्जाम होती है, उसके अंदर पूछी हुई है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला हुआ है, समझना ध्यान से। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक जो सर्कस आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर, रस्से के ऊपर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। जिसको क्या कर रखा है, उस रस्से को टाइटली स्ट्रेच कर रखा हुआ है, एक पोल के टॉप से स्ट्रेच करके टाइटली ग्राउंड के ऊपर बांध रखा हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमको, तो ये क्या करेगा, एक ट्रायंगल फिगर बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। अब बोला हुआ है कि जो लेंथ दी हुई थी रोप की, डायग्राम तुमको दिया हुआ है बेटा इस क्वेश्चन का, कितना दिया हुआ है, लेंथ 20 मीटर, लेंथ ऑफ रोप दिया हुआ है तुमको 20 मीटर, और ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, पोल और ग्राउंड के बीच में बनने वाला एंगल दिया हुआ है राइट एंगल 90 डिग्री, और दिया हुआ है क्या, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30। मतलब ये जो रोप है, जो रस्सा है, वो ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब कि पोल की क्या हाइट होगी ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन सिर्फ साइन, कॉस और टैन का यूज करेंगे। साइन कब लगाना है, कॉस कब लगाना है, टैन कब लगाना है, ये अपन ने पहले देख लिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ से अपने को क्या गिवन है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, ठीक है, और पोल फाइंड करना है, पोल की लेंथ फाइंड करना है, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो कहाँ पे आएगा, P
P और H दोनों साथ में कहाँ आएगा? P अपॉन H किसका रेशो होगा बेटा? रेशो ऑफ P अपॉन H क्या होता है? साइन होता है, साइन इज इक्वल P अपॉन H। तो लिखते हैं अपन यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC, या फिर लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एंगल क्या दिया हुआ है हमको? 30 डिग्री, तो लिख देते हैं साइन 30 इज इक्वल कितना होगा? P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? AB, ठीक है, कितना है परपेंडिकुलर हमारा? AB, और हाइपोटेन्यूस कितना मिल रहा है? AC। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले तुम लिख देना वहां पे कि लेट AB इज द हाइट ऑफ पोल, ठीक है, और एंड AC इज लेंथ ऑफ रोप। क्लियर है यहां तक? रोप का लेंथ कितना है? AC, क्योंकि अपने को कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। अब क्या करें अपन? डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 30 कितना होगा? 1/2, और AB का वैल्यू हमको फाइंड करना है, लेंथ ऑफ हाइट ऑफ पोल निकालना है। AC कितना गिवन है बेटा? लेंथ ऑफ रोप कितना दिया हुआ है? 20। क्या करें यहाँ से? जब इज इक्वल के पहले और बाद में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में सिर्फ एक फ्रैक्शन होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब यहाँ से AB का वैल्यू कितना निकलेगा? AB इज इक्वल 20 डिवाइड बाय 2, कैंसिल कर देंगे 10, मतलब AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। मतलब क्या होगा? लेंथ ऑफ क्या दिया हुआ था? पोल। लेंथ ऑफ पोल कितना निकलेगा? 10 मीटर। समझ में आया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। इसी के बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो डेट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। ठीक है, क्या बोला हुआ है हमको? सबसे पहले एक ट्री दिया हुआ था, ठीक है। अब स्टॉर्म के कारण, ठीक है, क्या हुआ है? वो ट्री ब्रेक हो गया है बीच में से, और ब्रेक होने के बाद सपोज कर लेते हैं यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक होने के बाद जो ट्री का टॉप था वो बेंड होके ग्राउंड के ऊपर टच हो गया है। समझ में आया? पहले ट्री यहाँ तक था, अब वो बेंड होके, टूटने के बाद बेंड होके उसका जो टॉप पार्ट था वो ग्राउंड पे टच हो गया है। और क्या दिया हुआ है आगे हमको? बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। और जो टॉप है ट्री का वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है यहाँ तक? और बोला हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, मतलब ट्री के फुट के बीच में और उसका जो टॉप ग्राउंड पे टच कर रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमको? 8 मीटर। समझ में आया यहाँ तक? 8 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमको क्या करना है? ट्री की हाइट फाइंड करनी है। क्लियर है? ठीक है, तो अभी ट्रायंगल को नाम दे देते हैं हम ABC, और ये जो पॉइंट था सबसे पहले टॉप ऑफ ट्री था, वहाँ पे पॉइंट रख देते हैं एक D, जो कि D अभी क्या हो गया है? टूटने के बाद यहाँ C पे आ गया है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मतलब क्या क्या गिवन है हमको? बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनियस निकालना है, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ ट्री फाइंड करेंगे, टोटल हाइट ऑफ ट्री फाइंड करेंगे, तो हमको AD प्लस AB को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ सॉल्व कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है वो तुम खुद से कर लेना, मैं बताते जाऊँगा, तुम नोट डाउन करते जाना। अगर अपन देखें क्वेश्चन के अंदर तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री कितनी होगी? टोटल लेंथ ऑफ ट्री या फिर हाइट, टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना बनेगा? AD प्लस AB, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना आ रहा है हमारा? AC, और डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ ट्री एंड बॉटम ऑफ ट्री BC कितना हो गया? 8 मीटर। क्या करें हम? अब लिख दें इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। कौन सा रेशो लगाए? साइन cos tan। क्या कौन सी वैल्यू रखें? कौन सा एंगल रखें साथ में? हमको बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है, तो P और B कहाँ पे मिलेगा? हमको बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो लिख दे tan पे, tan 30। tan का कितना होता है फॉर्मूला? tan का क्या होता है रेशो? P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है हमारे पास? AB, और बेस मिल रही है 8 मीटर। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3, ठीक है, AB अपॉन 8। क्या मिला हमको यहाँ से? 1/√3।
इज इक्वल बनेगा बेटा AB डिवाइड बाय 8। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 डिवाइड बाय √3। अभी ये सिर्फ AB निकला हुआ है, ठीक है। अभी साथ में हमको क्या फाइंड करना है AD, लेकिन जो AD है वो बेंड हो गया है टूटने के कारण पेड़, और वो किसके इज इक्वल हो गया है AC के, मतलब हमको AC फाइंड करना है। अभी हमारे पास क्या है, साइड अपने को क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो B और H कहाँ पे मिलेगा, साइन कोस टेन में से कॉस होता है, कॉस का रेशियो क्या होता है B/H। लिख दे वापस से, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्या ले सकते हैं हम, cos 30 इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना बन जाएगा BC और हाइपोटेनियस कितना बनेगा बेटा AC। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3 डिवाइड बाय 2, और BC की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 8, ठीक है। और AC हमको फाइंड करना है, तो AC को हम एज इट इज लिख देते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC की वैल्यू कितनी आएगी 8 × 2 डिवाइड बाय √3, यही मिलेगा हमको 8 × 2 डिवाइड बाय √3, यही मिल रहा है ना, ठीक है। अब क्या करना है हमको, फाइंड क्या करना था, लेंथ ऑफ ट्री, टोटल लेंथ ऑफ ट्री निकालना था। तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री है जो हमारा, वो किसके इज इक्वल है AD प्लस AB के, किसके इज इक्वल है AD प्लस AB के, ठीक है। और जो AD है वो किसके इक्वल था बेटा, यहाँ पे AD इज इक्वल था AC के, तो इसको AC प्लस AB भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, AC प्लस AB भी लिख सकते हैं। अब AC का क्या वैल्यू आया है हमारा 16 डिवाइड बाय √3, और हमको इसको प्लस करना है AB से, AB की वैल्यू आई है 8 डिवाइड बाय √3, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल लेंथ ऑफ ट्री कितना निकलेगा हमारा 16 + 8 कितना देगा 24 डिवाइड बाय √3। क्या करें, √3 का रैशनलाइजेशन कर दें, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में डिवाइड, कितना देगा 24 √3, और जब √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 3 से अगर 24 को कैंसिल कर दे तो 3 8 = 24, मतलब टोटल लेंथ ऑफ ट्री कितनी निकल जाएगी, या फिर टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना निकल जाएगा, यूनिट दिया हुआ है मीटर, 8 √3 मीटर। इसको प्रॉपर तुम लिख लेना, कैलकुलेशन कैसे बनेगा, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है वो मैंने तुमको समझा दिया है, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 हमको समझना ध्यान से इसको भी, प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है। चलो सुनो, अ कंस्ट्रक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, ठीक है। अब जो एक कंस्ट्रक्टर है उसने क्या सोचा है कि एक पार्क में उसको 2 स्लाइड्स लगानी है बच्चों को खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अब जो बिलो 5 years के बच्चे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके लिए उसने क्या सोचा है कि जो क्या होगा स्लाइड हुज टॉप इज, जो स्लाइड का टॉप होगा वो कितनी हाइट पे होगा 1.5 मीटर पे, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गया हमको एक ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर मिल गया कितना 1.5 मीटर। एंड आगे वापस क्या बोला हुआ इनने, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और जो उसका टॉप होगा वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 30 डिग्री का। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। और आगे क्या बोला हुआ है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बाकी बड़े बच्चों के लिए, सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए उसने क्या रखा है, उस हाइट को 3 मीटर रखी हुई है, ट्रायंगल बड़ा बनेगा, ठीक है। फिगर पे मत जाओ, ध्यान दो क्वेश्चन में, 3 मीटर रख दिया है। और क्या बोला हुआ है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 60 डिग्री का। और क्या दिया हुआ है हमको, टू द ग्राउंड, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो दोनों ही केस में जो लेंथ ऑफ स्लाइड है वो कितना होगा हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, ठीक है। दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल सभी क्वेश्चंस में बनेंगे।
क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होता है। ठीक है, समझना ध्यान से। अब क्या बोला हुआ है हमको, दोनों जो फिगर्स है दोनों उसके अंदर अपने को परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। मतलब कौन सा रेशो लेंगे, कौन सा एंगल लगाएंगे, यहाँ पे P और H वैल्यू आ रही हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आ रहा, और साइन थीटा होता है P/H, तो कौन सा एंगल लेंगे हम साथ में, साइन। ठीक है, नाम दे दें इनको, छोटी वाली फिसल पट्टी को बोलते हैं ABC और बड़ी वाली को PQR। ठीक है, यहाँ तक। अब लिख देते हैं, फर्स्ट सॉल्व कर देते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या मिल रहा है हमको, कौन सा रेशो लगाना है, साइन लगाना है, तो लिख दें साइन 30। साइन 30 कितना होगा, P/H, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB और हाइपोटेनियस कितना है AC। अच्छा, जो इसके अंदर थ्योरी लिखेंगे बेटा वो तुम देख लेना कैसे लिखना होगा। वहाँ पे मान लेना कि लेट द हाइट ऑफ फर्स्ट स्लाइड इज AB एंड स्लाइडिंग लेंथ इज AC। ठीक है, उसके और साइन 0 0 और 30 देगा कितना, 1/2। ठीक है, यहाँ तक। अब AB की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 1.5 और AC फाइंड करना है। क्या करेंगे अब हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 2, मतलब AC इज इक्वल बन जाएगा 3, और यूनिट क्या दिया हुआ है हमको, मीटर। स्लाइडिंग लेंथ कितनी हो जाएगी फर्स्ट स्लाइडर में, 3 मीटर फिसल पट्टी में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिख दे यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR। ठीक है, वापस से वही दिया हुआ है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे हम, साइन 60। साइन 60 इज इक्वल कितना, वापस से P/H बनेगा, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमको, PQ, और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, PR। साइन 60 का वैल्यू कितना निकलेगा, 0, 1/2, 1/√2, √3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, √3/2। PQ की वैल्यू कितनी होगी, 3 दी हुई है हमको, और PR फाइंड करना है। वापस क्या करें हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो PR इज इक्वल कितना बनेगा, 3 इंटू 2 और डिवाइड बाय √3। √3 का रेशनलाइजेशन कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ मल्टीप्लाई, मतलब PR कितना बनेगा, 6√3 डिवाइड बाय 3। 3 से 6 को कैंसिल कर देते हैं, 2, मतलब PR कितना आ रहा है, PR कितना आ रहा है हमारा, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम होगा ना, PR कितना बनेगा, 2√3। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, और यूनिट क्या दिया हुआ है हमको, मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इस बार टावर की बात कर रहे हैं, और टावर के टॉप से ग्राउंड पे बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है हमको, 30 डिग्री। ठीक है, समझो, ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से जब एक टावर के टॉप का जो एंगल है वो कितना डिग्री बन रहा है, कितना दिया हुआ है, 30। और क्या बोला हुआ है साथ में, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, और ये जो ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है वो टावर के फुट से कितनी डिस्टेंस पे है, 30 मीटर की दूरी पे, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमको क्या करना है, टावर की हाइट फाइंड करना है। वापस से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, नाम दे देते हैं हम ABC। क्या लिख दोगे क्वेश्चन के अंदर, लेट द हाइट ऑफ टावर इज AB। हम मान लेंगे कि जो हाइट है टावर की वो कितनी है, AB, एंड द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड द बॉटम ऑफ द टावर इज BC इज इक्वल 30 मीटर। और क्या दिया हुआ है हमको, टावर के बॉटम और उस पॉइंट पे, जमीन पे उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 30 मीटर। तो हमको हाइट फाइंड करना है। ठीक है, वापस से कौन सा रेशो लगाएंगे इस बार तुम बता दो। हमको बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो P और B दोनों किस एंगल में लगेंगे, tan पे। tan इज इक्वल होगा P/B। तो लिख दे वापस से, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या लगाएंगे, tan 30। tan 30 इज इक्वल कितना बनेगा, P/B। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमको, AB,
और बेस कितनी मिल रही है BC। tan 30 की वैल्यू कितनी रख दें 1/√3। AB कितना होगा हमारा, AB हमको फाइंड करना है, साथ में BC कितना दिया हुआ है 30, तो यहाँ से AB की वैल्यू निकाल दे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कितना बनेगा AB 30 डिवाइड बाई √3। वापस से रेशनलाइजेशन कर दो √3 का, क्या देगा वैल्यू, AB इज इक्वल कितना बन जाएगा 30 √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 करोगे तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब AB की वैल्यू आ जाएगी कितनी tan √3 और यूनिट कितनी दी हुई है हमको मीटर। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट समझना क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला हुआ है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब एक जो पतंग है वो उड़ रही है कितनी, जमीन से कितनी हाइट पे 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। एक ऐसा फिगर बना देता हूँ काइट का, समझ जाना पतंग है, मान लेना है ना, मेरी पतंग ऐसी है, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है बेटा कि इसकी जो हाइट है ग्राउंड से कितनी दी हुई है 60 मीटर, यही बोला हुआ है क्या क्वेश्चन में। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब जो एक, वैसे तो काइट में यहाँ से स्ट्रिंग बंधेगी, क्या बोलते हैं जोते या किरनी। अब अपन मान लेंगे कि यहाँ से दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं नेग्लिजिबल हाइट रहेगी, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा एक बिल्लास का, ठीक है, तो उतना चल जाएगा। और क्या करा है इस स्ट्रिंग को अपन ने, द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो पतंग जिससे उड़ा रहे थे हम डोरन, है ना, डोरन से, उसको अपन ने टेम्परली ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर बांध दिया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, डोरन है, वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो हमको क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है और एज्यूम करना है कि वो जो स्ट्रिंग है उस पर स्लैक कुछ नहीं है। स्लैक का मतलब क्या होगा, ऐसा अपन ने देखा है बहुत ज़्यादा ऊपर पतंग उड़ा देते हैं तो अब हमारी डोरन ऐसा कर्व बनाती है, उसको मानना है अपने को क्या नेग्लिजिबल, बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसा कर्व नहीं बन रहा है पतंग से हमारे हाथ या फिर जहाँ पे ज़मीन में बांधा है उस धागे के बीच में, सीधी लाइन मानना है तुमको, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल समझना है। अब क्या फाइंड करना है हमको, स्ट्रिंग की लेंथ ही फाइंड करनी थी ना, कहाँ गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है। वापस से सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा तुमसे, वीडियो को रोको और खुद से सॉल्व कर दो, आंसर मैच कर लेना बुक से। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो P/H कहाँ पे मिलेगा, साइन पे लिख दें। अच्छा नाम नहीं दिया है ट्रायंगल को, लिख देते हैं ABC है इन राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, है ना, पहले लिखा नहीं था मैंने। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या मिलेगा, कितना एंगल दिया है 60, तो लग दे साइन 60 इज इक्वल P/H। परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB, हाइपोटेनियस कितना आ रहा है AC, साइन 60 कितना 0, 1/2, 1/√2 और √3 डिवाइड बाई 2, यही देगा। और AB कितना दिया हुआ है हमको 60, AC हमको फाइंड करना है। वापस से क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब AC कितना मिलेगा 60 इंटू 2 डिवाइड बाय √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC यहाँ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में √3 वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में 2 वो मल्टीप्लाई में। वापस से रेशनलाइजेशन कर देते हैं, क्या देगा वैल्यू, AC इज इक्वल 120 इंटू √3 डिवाइड बाई 3, कैंसिल कर दें, कितनी टाइम 40, मतलब AC इज इक्वल कितना आ जाएगा 40 √3 और यूनिट लग रही है मीटर। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को, चलो नोट डाउन करो यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्या दिया हुआ है हमको, प्रश्न क्रमांक 6, समझना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है इसके अंदर, और वो सारे क्वेश्चन मेरे को अच्छे लगते हैं जो बच्चों से नहीं बनते, है ना, समझना ध्यान से, बनेगा बेटा, अभी मैं समझा रहा हूँ, बनेगा ये भी। सुनो,
of 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब सबसे पहले तो तुमको एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर लंबी एक बिल्डिंग दी हुई है और बोला हुआ है उससे कुछ दूरी पे एक 1.5 मीटर का जो बच्चा है, लड़का है, वो खड़ा है। बॉय बोला है ना, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, मतलब क्या, ये रहा लड़का, ठीक है, और ये बिल्डिंग सपोज कर लो। और क्या बोला हुआ है कि जब वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और जब वो धीरे से कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ेगा तो पहले टॉप ऑफ बिल्डिंग और उसकी आंखों के बीच की एंगल कितना बन रहा था, 30 डिग्री। कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ने के बाद, ये तो मैं ज़्यादा से कम बढ़ाऊँ और देख लेना, ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा। कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ने के बाद एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है तो एंगल हो गया 60। पहले कितना था एंगल, 30, ठीक है। टॉप ऑफ बिल्डिंग और उसके आंखों के बीच बनने वाला एंगल है ना, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं जिसको, बनने वाला एंगल कितना था पहले, 30 था। जब थोड़ा सा वो बिल्डिंग की तरफ चला तो उसका एंगल कितना हो गया है, 60 डिग्री। फिर क्या बोला हुआ है आगे, कहाँ गया क्वेश्चन ही घूम जाते हैं। 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। तो हमको फाइंड करना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस चला है। समझना ध्यान से इसको, ठीक है। ये फिगर बन रहा है हमारा, है ना, ये ठीक है बेटा। अभी यहाँ खड़ा हुआ है वो, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, रुका हुआ था तो 30 डिग्री का, है ना। और जब वो कुछ डिस्टेंस चल के आगे आ गया तो बिल्डिंग के टॉप और उसकी आंखों के बीच, है ना, लाइन ऑफ साइट कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। यही दिया है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, अरे कौन सा था, 6 नंबर का, हाँ 60 डिग्री। और क्या बोला हुआ है हमको, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला है। समझो इसको ध्यान से। सबसे पहले हम मान लें कि सबसे पहले वो जब शुरू में खड़ा हुआ था तो वहाँ से लेके उस बिल्डिंग के बॉटम की डिस्टेंस थी x, सपोज कर लिया है हमने। उसके बाद जब वो थोड़ा सा आगे चल के गया, तो उसके बाद बिल्डिंग के बॉटम और उसके पैरों के बीच की या फिर उसके बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेंगे हम, y, कितनी, y। तो हमको फाइंड करना है कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है उसमें से मैं चलने के बाद वाली लेंथ को माइनस कर दूंगा, मतलब x में से y को माइनस कर दूंगा तो वैल्यू निकल जाएगी। अगर ये पूरी x की वैल्यू में से इस y की वैल्यू को माइनस कर दिया तो इतना सा पोर्शन निकलेगा। और इतना सा पोर्शन ही क्या है, जितना वो ट्रैवल करा, जितना वो पैदल चला, बिल्डिंग पैदल या किसी भी चीज़ से चल सकता है, जितना वो बिल्डिंग की तरफ गया। तो मतलब हमको टोटल मिला के क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई। क्लियर है यहाँ तक। और समझना डायग्राम के अंदर ये जो वैल्यू है, नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। और कुछ पॉइंट बच रहे हैं क्या, हाँ यहाँ दे दो F और यहाँ दे दो G। फिगर में बन गई है खिचड़ी, ठीक है। समझ लेना, फिर भी दिख रहा होगा इतना क्लियर तो यार, चलो समझो। हाँ, तो ये जो लेंथ है BC की वह इज इक्वल होगी DE के, जो लेंथ है FC की वह इज इक्वल होगी GE के, जो लेंथ है BF की वह इज इक्वल होगी DG के। क्यों, कैसे, बिल्डिंग की बॉटम और मेरे पैर की बॉटम लेंथ इज इक्वल है। मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ 90 डिग्री का एंगल बना के, क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। और सर से बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो इज इक्वल रहेगी, ठीक है ना, वही है, सेम चीज़ वही है। इसलिए BC इज इक्वल है DE के। और जब मैं थोड़ा आगे बढ़ के जाऊंगा तो भी डिस्टेंस नीचे और ऊपर क्या रहेगी, इज इक्वल रहेगी। मतलब FC इज इक्वल होगा GE के। क्लियर है ना, बस वही करना है हमको, समझना ध्यान से। अब
कौन सा एंगल लगाएं साइन कोस टैन से? सबसे पहले तो टोटल लेंथ निकाल लेते हैं हम x, ठीक है। तो ये बन रहा है ऊपर ट्रायंगल, कौन सा, समझना ध्यान से, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं? सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। वापस से ड्रॉ कर देता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये हो गया और यहाँ से ये बन रहा है, ये हो गया ADE। उसके बाद यहाँ पे G, एंगल यहाँ बन रहा था पहले 30, आगे बढ़ने के बाद वही एंगल हो गया है 60, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले इसकी लेंथ हमने मानी हुई है पूरे की x, और ये जो छोटी सी लेंथ थी वो मान ली है हमने y, और हमको निकालना है टोटल x माइनस y। समझो ध्यान से। अब रख दें, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो लिख देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ADE। क्या रखें, क्या गिवन है? अच्छा, अभी तो पूरा क्वेश्चन करा ही नहीं है। ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या रखेंगे हम? ये तो फाइंड करना है ना। तो कितना, अच्छा, ये जो dB का वैल्यू है, ये जो dB की वैल्यू है, जो मेरी हाइट है, जब मैं बिल्डिंग से बिल्कुल चिपक के खड़ा हो जाऊंगा तो हाइट सेम रहेगी। जब मैं ये सर से एक पॉइंट लगा दूंगा तो जो मेरी हाइट थी वो बिल्डिंग के ऊपर उस पॉइंट की हाइट भी मेरी हाइट के बराबर रहेगी। सेम वही कंडीशन है कि ये जो BD की हाइट है 1.5 वो इज इक्वल रहेगी EC की हाइट 1.5 मीटर के। उसके बाद क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि जो बची हुई हाइट है मेरे सर के ऊपर और बिल्डिंग के टॉप से चिपक के खड़ा हुआ, हाइट होगी 1.5। अब जो बाकी मेरे सर के ऊपर से क्या पॉइंट आ रहा है भैया, E, और बिल्डिंग के टॉप से जो हाइट निकलेगी वो कितनी निकलेगी? जो मेरी टोटल हाइट थी उसको मैं बिल्डिंग की हाइट से माइनस कर दूंगा, मतलब 30 माइनस 1.5 कर दूँ, कितना देगा? 28.5 मीटर, ठीक है। ये बन गया, ठीक है ना। ये वैल्यू रख देते हैं अब। तो AE की वैल्यू कितनी निकल रही है वहाँ से? 28.5 मीटर, ठीक है। अब रख सकते हैं वैल्यू हम इन ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। क्या रखना है? साइन 30, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पे ही खेलना है। नहीं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस नहीं, क्या मिल रहा है? परपेंडिकुलर और बेस, मतलब tan लेना पड़ेगा। tan 30 इज इक्वल कितना? परपेंडिकुलर कितना मिल रहा है हमको? 28.5, और बेस कितना मिल रहा है? टोटल 30 डिग्री का एंगल बन रहा है जब टोटल बेस कितना मिल रहा है? x। tan 30 का वैल्यू कितना होगा बेटा? 1/√3 इज इक्वल 28.5 और डिवाइड बाय x, मतलब यहाँ से x की वैल्यू आ गई 28.5 इंटू √3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद ये आते हैं हम ट्रायंगल, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल है? इन राइट एंगल ट्रायंगल AGE लिख दें, इन ट्रायंगल AGE, इन ट्रायंगल AGE। वापस से वही करना है, बेस और परपेंडिकुलर के ऊपर खेलना है हमको। क्या दिया हुआ है? tan 60, परपेंडिकुलर कितना हो रहा है हमारा? परपेंडिकुलर AE वापस से, और बेस कितना हो रहा है? y। tan 60 का वैल्यू √3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल AE की वैल्यू सेम रख दो जो पहले रखी थी 28.5, और y, यहाँ से y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना देगा? 28.5 डिवाइड बाय √3। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। और हमको टोटल लेंथ निकालनी थी कि वो लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना चला है। तो कैसे निकली थी? हमने बताया था यहाँ पे x माइनस वाई फाइंड करना है। तो क्या करें? x माइनस वाई निकाल दें। x की वैल्यू कितनी? 28.5 √3 माइनस 28.5 y की वैल्यू है जो कि डिवाइड बाय √3। यहाँ से समझना ध्यान से बेटा कैलकुलेशन। शायद स्क्रीन पूरी दिखेगी नहीं बोर्ड में, क्या करूँ, रफ करूँ कि इधर ही लिख दूँ? तो पीछे देखने भी नहीं जा सकता कैमरे में, क्या करें? चलो इधर ही लिखते हैं, और क्या, कैलकुलेशन तो है, समझ में आ जाएगा। दोनों में से क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, एलसीएम लो √3 का। क्या देगा वैल्यू? समझना ध्यान से। 1 और √3 का एलसीएम लोगे, 1 √3 बचेगा। 1 से डिवाइड करोगे √3 को तो √3 टाइम, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में, तो कितना बन जाएगा टोटल? 28.5 इंटू 3 और माइनस 28.5 डिवाइड बाय √3। अब क्या करें? दोनों के पास 28.5 आ रहे हैं, 28.5 कॉमन निकाल देते हैं। 28.5 गया तो बचेगा कितना? 3, और यहाँ बचेगा 1।
डिवाइड बाय रूट 3, मतलब कितना दे रहा है 28.5 इंटू 2 डिवाइड बाय रूट 3। रूट 3 का रैशनलाइजेशन कर दें, 28 इंटू 2 करेंगे तो 28 दूने 56 और 1 57, 57 रूट 3 और रूट 3 इंटू रूट 3 कितना देगा 3। कितनी टाइम कैंसिल हो रहा है 3 वन ज़ा 3 और 2 3 9 ज़ा 27, मतलब कितना आ रहा है भैया हमारा x माइनस वाई इज इक्वल 19 रूट 3। यूनिट क्या थी मीटर, मतलब आंसर आ गया। मैच करके देखो एक बार कि वो लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना चला है 19 रूट 3 मीटर। चलो लिखो यहाँ तक जल्दी से। कुछ बात करना भूल गया था तुमसे कि कितने क्वेश्चन कितने हुए हमारे 6 हो गए टोटल, कितने एक्सरसाइज में 16, 10 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो जो बाकी के 10 क्वेश्चन है बेटा वो इसकी दूसरी वाली वीडियो पार्ट सेकंड में मिल जाएंगे। उसकी लिंक बनाने के बाद वीडियो में तुमको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके कंप्लीट एक्सरसाइज करने के लिए क्लिक करके एक्सरसाइज देख लेना। और हाँ, सबसे मेन बात, अगर वीडियो के अंदर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सम सॉल्व करने में हेल्प मिल रही है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना भैया, बहुत ज़रूरी है। वो अभी नई नई वीडियो बनाना चालू करा है, नया चैनल है ना, आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल्दी जिसको भी जिसको भी क्वेश्चन और जिसको भी सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, कुछ हेल्प मिल रही है, मैथ्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। चलो।